दोस्तों, जंगल में लोगों को किसी के कदमों की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं वहां एक पुराना देवता बसता है जिसकी शक्ति को समझना इंसानों के बस की बात नहीं। 2025 में आई कन्नड़ सीरीज मारी गल्लू इसी रहस्यमय जंगल और उसके देवता के इर्द गिर्द घूमती है। कांतारा की तरह इसमें भी लोक आस्था, जंगल और अनजानी शक्तियों जैसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो अगर आपको भी रियल मिस्ट्री और सस्पेंस थ्रिलर सीरीज देखना पसंद है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सीरीज शुरू होते ही आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब फटाक से कर लें। तो सीरीज की शुरुआत में हमें 3 लोग दिखाई देते हैं जो अजीब तरह का भेष बनाकर घने जंगल में खजाना ढूंढ रहे होते हैं। बहुत देर तक तलाश करने के बाद उन्हें खजाना मिल भी जाता है, लेकिन जैसे ही वो इसे लेकर जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो बार बार उसी देवता की मूर्ति के सामने पहुंच जाते हैं। इससे उन्हें समझ में आ जाता है कि वो इस जगह से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। इसी दौरान बैकग्राउंड में एक पुजारी की आवाज सुनाई देती है जो ये कहानी अपने गांव के लोगों को सुना रहा होता है। वो बताता है कि बहुत समय पहले इस इलाके पर कदम्ब वंश का शासन था। उन्होंने अपना सारा खजाना इसी जंगल में छुपा दिया था और उस खजाने की रक्षा मारी नाम के कुल देवता करते हैं। कोई भी व्यक्ति इस देवता की सीमा पार करके खजाने को बाहर नहीं ले जा सकता, और अगर कोई कोशिश करे तो वो जंगल से बाहर नहीं जा पाएगा और उसका अंत बहुत भयानक होगा। अब वो 3 लोग मारी देवता की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं। तभी उन्हें आसपास किसी के होने का एहसास होता है, जिससे वो घबरा जाते हैं और खजाने का बक्सा उठाकर भागने लगते हैं, लेकिन दौड़ते हुए गिर पड़ते हैं और दोबारा सोना बक्से में भरने लगते हैं। तभी अचानक उनके सामने देवता के पैर नजर आते हैं, जैसे जंगल के देवता खुद उनकी ओर चलकर आ रहे हों। अब ये साफ था कि इन लोगों की जान बचने वाली नहीं थी। यहाँ पर पुजारी गांव वालों को बताता है कि जिन्होंने खजाना चुराने की कोशिश की थी, जंगल के देवता ने उन्हें दंड दिया और वो खून की उल्टियां करते हुए मर गए। इसके बाद सीन बदलता है और पता चलता है कि यह कहानी 1999 के समय की है, जहां पुजारी 300 साल पुरानी बात सुना रहा होता है। अगले सीन में हमें गढ़ा नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट ऑफिसर नजर आता है। वो अपने सीनियर को बताता है कि 500 से 600 साल पहले मारी गल्लू गांव पर कदम्ब वंश का राज था। उनका सामान और उनके इस्तेमाल की चीजें इसी गांव या आसपास के घने जंगल में छुपी होंगी। अगर वहां खुदाई की जाए तो बहुत कुछ मिल सकता है। वो सबूत के रूप में टूटे हुए बर्तन और पुरानी चीजें दिखाता है, जिन्हें देखकर उसका सीनियर काफी खुश हो जाता है। फिर गधा अपने सीनियर से कहता है कि वो सालों से गांव और जंगलों में घूमकर काम कर रहा है और अब उसकी बेटी की शादी की उम्र हो गई है, इसलिए उसे शहर के पास पोस्टिंग दे दी जाए ताकि वो उसकी शादी ठीक से करा सके। लेकिन उसका चीफ मना कर देता है और कहता है कि पहले इस प्रोजेक्ट को पूरा करो, खजाना और बाकी सामान ढूंढो, फिर प्रोजेक्ट खत्म होते ही उसका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सुनकर गधा मान जाता है और अपने काम में लग जाता है। इसके बाद हमें वर्धा और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है। वो एक पारंपरिक नृत्य की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें मोर पंखों की जरूरत होती है। लेकिन जंगल के अधिकारी बहुत ही सख्त हैं, जो जंगल में जाने वालों को जानवर मारने का आरोप लगाकर डराते हैं। इसके बावजूद अगले दिन वर्धा और उसके दोस्त जंगल में जाकर मोर पंख इकट्ठा करने लगते हैं। फिर वो नदी किनारे बैठकर शराब भी पी रहे होते हैं। तभी 2 फॉरेस्ट ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। ढेर सारे मोर पंख देखकर वो इन पर मोर को मारने का आरोप लगाते हैं। वर्धा नशे में था तो वो बहस करने लगता है और कहता है कि हमने कोई मोर नहीं मारा, हमने सिर्फ गिरे हुए पंख उठाए हैं और ये जंगल हमारा है, यहाँ की हर चीज पर हमारा हक है। अब बात बढ़ जाती है और ऑफिसर उन्हें पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। इसके बाद पता चलता है कि ये खबर गांव के मुखिया तक पहुंच जाती है और वो तुरंत पुलिस स्टेशन आकर अधिकारियों से भिड़ जाता है। वो कहता है कि लगता है आप लोग यहाँ नए आए हो। मुखिया पुलिस अधिकारी से कहता है कि आपको यहाँ की परंपरा के बारे में कुछ पता नहीं है। ये लड़के हमारी 500 से 600 साल पुरानी परंपरा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उस नृत्य के लिए हमें मोर पंख चाहिए थे। मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने कोई मोर नहीं मारा और आपके पास भी इसका कोई सबूत नहीं है। वो बहस करके उन लड़कों को छुड़ा लेता है। इधर गांव में त्योहार आने वाला होता है, इसलिए सभी ग्रामीण मारी देवता की पूजा कर रहे होते हैं। पूजा खत्म होने के बाद सब लोग वापस लौट रहे होते हैं। तभी कुछ लोगों को पता चलता है कि आर्कियोलॉजिस्ट विभाग ने गांव में खुदाई शुरू कर दी है। ये सुनते ही वर्धा, उसके दोस्त और गांव का मुखिया तुरंत गड्ढा के पास पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि किसकी परमिशन से काम शुरू किया गया है। गड्ढा घमंड में कहता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी है, उसे किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है और अगर उन्होंने ज्यादा परेशान किया तो वो पुलिस बुला लेगा। इसी बीच गांव का एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां आता है
और गड्ढा के कागजात की जांच करता है। पढ़ने के बाद वो बताता है कि ऑफिसर सच बोल रहा है, वो सरकार से भेजा गया है और उसे रिसर्च की अनुमति है। ये सुनकर मुखिया चुप हो जाता है, लेकिन जाते जाते गड्ढा को धमकी देता है कि जो भी मिले उसे सबसे पहले उसे दिखाया जाए। और फिर सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में वर्धा के पिता मुखिया के घर पर होते हैं और एक पुराना पत्थर साफ कर रहे होते हैं। वो पूछते हैं कि साहब, आप इतने पत्थर क्यों जमा करते हैं? वैसे ऐसा एक पत्थर मुझे भी मिला था, लेकिन एक आदमी ने उसके बदले मुझे सिर्फ शराब दी थी। मुखिया कहता है कि अगर ऐसा पत्थर कभी मिले तो तुरंत मेरे पास लाना और इसके बदले मैं 100 रुपए दूंगा। यानी मुखिया भी कदम्ब वंश का खजाना ढूंढने में लगा हुआ है ताकि वो अमीर बन सके। इसके बाद कहानी वर्धा के परिवार की तरफ शिफ्ट होती है, जहां उसकी बहन को एक सरकारी नौकरी वाला लड़का देखने आया होता है और वहीं शादी की बातचीत शुरू हो जाती है। लड़का लड़की को पसंद कर लेता है और लड़की को भी लड़का अच्छा लगता है, लेकिन बात पक्की होने के बाद लड़का शादी के लिए कई शर्तें और भारी दहेज की मांग करता है। वर्धा की बहन कहती है कि वो इतना खर्चा नहीं उठा पाएंगे, इसलिए शादी बाद में कर लेंगे। लेकिन वर्धा उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लड़का पसंद है तो चिंता मत करो, मैं सब इंतजाम कर दूंगा और तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। वर्धा इसके बाद तुरंत पैसों के इंतजाम में लग जाता है। वो सबसे पहले अपने दोस्त दया के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। बात करने पर दया अपनी सारी सेविंग्स देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वर्धा कहता है कि ये रकम काफी नहीं होगी, उसे लगभग 50 से 60 हजार रुपए की जरूरत है। दोस्तों, उस समय ये बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। ये सुनकर दया हैरान रह जाता है और कहता है कि इतने पैसे तो वो पूरी जिंदगी में भी नहीं जोड़ पाएंगे। लेकिन वर्धा कहता है कि उसने अपनी बहन से वादा किया है और इसके लिए वो मुखिया से मदद मांगेगा। फिर वर्धा तुरंत मुखिया के घर पहुंचता है। वहां पहुंचते ही ऊपर के कमरे से गिरने की आवाज आती है। असल में मुखिया कुछ काम कर रहा था और गिर गया था। वर्धा उसे सहारा देकर कुर्सी पर बैठाता है। बातचीत के दौरान उसकी नजर वहां रखे पत्थरों के कलेक्शन पर जाती है। वो पूछता है कि आप इतने पत्थरों को क्यों संभाल कर रखते हो? मुखिया कहता है कि ये हमारी विरासत है, हमारे पुरखों की निशानी। बातों ही बातों में वर्धा पैसे की बात शुरू करता है। वो कहता है कि उसकी बहन की शादी तय हो गई है, लेकिन लड़के वालों ने दहेज बहुत ज्यादा मांगा है, इसलिए उसे पैसों की जरूरत है। मुखिया पूछता है कि कितने पैसे चाहिए? वर्धा कहता है 50 से 60 हजार रुपए। ये सुनकर मुखिया भी हैरान रह जाता है और वर्धा की बेइज्जती करते हुए कहता है कि हर इंसान को अपनी औकात में रहना चाहिए। औकात से ज्यादा सोचोगे तो निराशा ही मिलेगी। अगर तू ये सब नहीं कर सकता था तो शादी के लिए हाँ क्यों की? ये सुनकर वर्धा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वर्धा डांस के लिए मेकअप कर रहा होता है। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बच्चों को कहानी सुना रहा था कि कैसे एक आदमी अमीर के पैसे चुराकर गरीबों की मदद करता था। वो कहता है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो उसे खुद ही लेना पड़ता है, कोई हमें देने नहीं आएगा। ये बात सुनकर वर्धा के अंदर भी हिम्मत आ जाती है। वो मेकअप पूरा करके अपना चेहरा ढकता है और उसी रात मुखिया के घर चोरी करने निकल पड़ता है। वो चुपके से अंदर घुसता है और पत्थरों की कलेक्शन में से एक खास पत्थर चुनकर उसे चुरा लेता है। लेकिन तभी मुखिया की पत्नी उसे देख लेती है। वो बोल नहीं सकती थी, पर वो इशारों में मुखिया को उठाकर बताती है कि कुछ चोरी हुआ है। मुखिया तुरंत कमरे में जाता है और एक पत्थर को गायब देखकर समझ जाता है कि ये काम किसने किया है। उधर वर्धा वो पत्थर लेकर सीधा गड्ढा के पास पहुंच जाता है। उसके साथ वो शराब और चकना भी लाया था। गड्ढा उसे देखकर कहता है कि सुबह तो तुम मुझे मारने आए थे, अब यहाँ क्या कर रहे हो? वर्धा पहले उससे माफी मांगता है, फिर शराब ऑफर करता है और उसके साथ प्यार से बातें करने लगता है। गड्ढा मान जाता है और शराब पीने बैठ जाता है। आगे वर्धा उससे पूछता है कि क्या वो कन्नड़ की प्राचीन भाषा और खासकर कदम्ब वंश के लेख पढ़ सकता है। गड्ढा घमंड से कहता है कि वो सब कुछ पढ़ सकता है। अब गड्ढा को दारू चढ़ चुकी थी। इसी मौके पर वर्धा उसे चुराया हुआ पत्थर दिखाता है। पत्थर देखते ही गड्ढा नशे में उसे पढ़ने लगता है। उस पर लिखा होता है कि कदम्ब वंश का गुप्त खजाना लक्ष्मी रहस्य नामक जगह पर छुपा हुआ है। गड्ढा नशे में जो भी बोलता जाता है, वर्धा उसकी हर बात कागज पर लिखता जाता है। कुछ देर के बाद गड्ढा पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाता है। अब हम अगले दिन गड्ढा को देखते हैं। वो अपने ट्रांसफर को लेकर परेशान होता है। वो एक दूसरे सीनियर से मिलता है और ट्रांसफर करवाने के लिए पैसे देने की बात करता है। उधर गांव का मुखिया अपने पत्थर चोरी होने से बहुत परेशान था और लगातार सोच रहा था कि उसे किसने चुराया होगा। इसी बीच वर्धा अपने दोस्तों के साथ मुखिया के घर काम करने के लिए आता है ताकि उस पर कोई शक न करे। काम करते समय वर्धा का एक दोस्त मजाक में कह देता है कि आर्कियोलॉजिस्ट गड्ढा ने गांव में कोई खजाना ढूंढ लिया है और वो गड्ढा खोद रहा है।
ये सुनकर मुखिया गुस्से में गधा के पास पहुंच जाता है और पूछता है कि बिना बताए खजाना कैसे ढूंढा। गधा हंसकर कहता है कि उसे कोई खजाना नहीं मिला, वो तो बस उस लड़के को चिढ़ा रहा था। ये सुनकर मुखिया एक बार फिर से बेइज्जत होकर चला जाता है। इस तरफ गधा चाहता था कि ये प्रोजेक्ट जल्दी ही खत्म हो जाए ताकि उसका ट्रांसफर हो सके। वो जंगल में खुदाई शुरू करता है। तभी एक आदमी तेजी से साइकिल चलाते हुए आता है और गधा से टकराते टकराते बचता है। बचने में उसकी साइकिल पानी में गिर जाती है। जब वो साइकिल निकालने उतरता है तो पानी के अंदर एक और शिलालेख वाला पत्थर निकलता है। गधा उसे पढ़ता है और चौंक जाता है। वो तुरंत वर्धा को बुलाता है और कहता है कि जिस पत्थर को तुमने मुझे दिखाया था उसे मैंने नशे में पढ़ा था, लेकिन याद नहीं है कि क्या पढ़ा था। अगर तुम बता दो कि उस पत्थर पर क्या लिखा था तो मुझे एक नया सुराग मिल जाएगा। हम दोनों मिलकर खजाना ढूंढ सकते हैं, उसे आधा आधा बांट सकते हैं। ये बात वर्धा को पसंद आती है और वो रात को लिखा हुआ कागज उसे दे देता है। सुरागों को मिलाकर दोनों खजाने की जगह का पता लगा लेते हैं। खजाना जंगल में वहां होता है जहां 2 तालाब मिलते हैं और पास में एक पेड़ होता है। गधा कहता है कि अगर वो आर्कियोलॉजिस्ट टीम को लाएगा तो सारा खजाना सरकार ले जाएगी, इसलिए वो अपनी टीम को 1 हफ्ते की छुट्टी पर भेज देता है। फिर वो वर्धा से कहता है कि खुदाई के लिए कुछ लोग चाहिए। तुम अपने दोस्तों को सरकारी काम बताकर और पैसों का लालच देकर उन्हें लेकर आओ, लेकिन ध्यान रहे कि उन्हें खजाने के बारे में कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। पहले की तरह यहाँ भी वर्धा अपने दोस्तों को पहले से पैसे देकर काम के लिए तैयार कर लेता है। जब ये लोग जंगल की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में मारी देवता की मूर्ति नजर आती है। तभी एक दोस्त बोलता है कि ये देवता बहुत शक्तिशाली हैं और धोखा देने वालों को कभी नहीं छोड़ते। ये सुनकर सब मूर्ति को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल के अंदर कुछ दूर आगे एक फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हें रोक लेता है। वो गधा से पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो और परमिशन कहाँ है। गधा यहाँ झूठ बोल देता है कि परमिशन लेटर आने वाला है और वो तो बस एक पुराने शिलालेख को ढूंढने आया है। अधिकारी उन्हें चेतावनी देकर जाने देता है और ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आखिरकार ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 2 तालाब और एक रहस्यमयी पेड़ दिखता है। गधा यहाँ पर अपनी मशीन से जमीन के नीचे जांच शुरू करता है, लेकिन जैसे ही वो मशीन चलाता है अचानक उसकी नाक से खून बहने लगता है। वो खून पोंछने की कोशिश करता है पर खून रुकने की बजाय और तेजी से बहने लगता है। ये देखकर वर्धा और उसके दोस्त डर जाते हैं और घबराकर जंगल के अंदर भाग जाते हैं। गधा उन्हें रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये छोटी सी चोट है, पर वो लोग वापस जाने को तैयार नहीं होते। उन्हें लगता है कि ये मारी देवता की चेतावनी का संकेत है। इसके बाद वर्धा अपने दोस्तों को अलग ले जाकर समझाता है कि अगर ये काम पूरा हुआ तो सबको बहुत पैसा मिलेगा और उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी। उसके लालच भरे शब्द सुनकर उसके दोस्त फिर से तैयार हो जाते हैं। यहाँ वर्धा अपने सबसे करीबी दोस्त दया को भी टीम में शामिल कर लेता है। दूसरी तरफ गधा को पता चलता है कि उसका ट्रांसफर हो गया है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि वो खजाने के काफी करीब पहुंच चुका था और इसी समय उसका ट्रांसफर आना उसके मन में शक पैदा कर देता है। वो तुरंत उस अधिकारी के पास पहुंचता है जिसे उसने ट्रांसफर करवाने के लिए पैसे दिए थे और अब वो उसे दोबारा पैसे देकर ट्रांसफर कैंसिल करवाने की कोशिश करता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि वर्धा वो पत्थर जो वो मुखिया के घर से चुरा कर लाया था वो खेत में जाकर छुपा देता है, लेकिन उसी समय उसके पिता उसे ये काम करते हुए देख लेते हैं। उन्हें तुरंत मुखिया के 100 रुपए वाली बात याद आती है और लालच में वो खेत से पत्थर निकालकर सीधे मुखिया के पास पहुंच जाता है। मुखिया पत्थर देखते ही पहचान लेता है। वो वर्धा के पिता से कहता है कि अगर तुम बताओ कि ये पत्थर कहाँ मिला और किसने चुराया तो मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। रुपए के लालच में वर्धा का पिता अपने बेटे का नाम बता देता है। इसके बाद मुखिया गुस्से में वर्धा को रोकने पहुंच जाता है। वो उसका कॉलर पकड़कर पूछता है, सुना है तुम सरकारी ऑफिसर से ज्यादा मेलजोल बढ़ा रहे हो? क्या तुम लोग खजाना ढूंढने निकले हो और साथ में चोरी भी शुरू कर दी? मेरे घर में घुसकर चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई? वो कहता है कि तुम उस खजाने को कभी नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि उसे मैं ढूंढूंगा। मुखिया की बातें सुनकर दया के मन में शक पैदा हो जाता है। वो वर्धा से पूरी सच्चाई पूछता है और अब वर्धा के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं बचता। वो अपने दोस्तों को खजाने की असली बात बताने के लिए मजबूर हो जाता है। उसी रात वो सबको बैठाकर कहता है कि अगर ये खजाना मिल गया तो सबकी जिंदगी बदल जाएगी और सभी आराम से जी पाएंगे। उसके दोस्त डर जाते हैं और कहते हैं कि मारी देवता उन्हें नहीं छोड़ेंगे। इस पर वर्धा उन्हें समझाता है कि ये सारी बातें लोगों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं ताकि कोई खजाने के पास ना जाए। धीरे धीरे वर्धा की बातों का असर होता है और उसके दोस्त लालच में उसकी बात मान लेते हैं। सब मिलकर तय करते हैं कि खजाने का 50% गधा लेगा
और बाकी 50% वर्धा और उसके दोस्त आपस में बांट लेंगे। इसके बाद ये सभी लोग फिर से उसी जगह जंगल में लौटते हैं। अंधविश्वास के कारण इस बार वो पहले जमीन पर नींबू फेंकते हैं, ये जानने के लिए कि वहां कोई बुरी शक्ति तो नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो वो खुदाई शुरू करते हैं। गड्ढा की मशीन जमीन के नीचे कुछ संकेत देती है और वो कहता है कि हाँ, यहाँ कुछ दबा हुआ है। काफी गहराई तक खोदने के बाद उन्हें एक बड़ा सा संदूक मिलता है। वो उसे निकालकर खोलते हैं तो अंदर सोने के सिक्के, हीरे और कीमती जवाहरात से भरा हुआ खजाना पड़ा होता है। इतनी दौलत को देखकर सभी खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन तभी आसपास किसी के हंसने की आवाज गूंजती है। सभी मुड़कर देखते हैं तो गांव का मुखिया खड़ा होता है। वो कहता है कि आखिरकार तुम लोगों ने खजाना ढूंढ ही लिया। फिर वो बंदूक दिखाकर धमकाता है और कहता है कि ये सब उसके पुरखों का है और इसे वही ले जाएगा। गड्ढा और वर्धा उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं और दोनों में बहस होने लगती है। ये देखकर वर्धा चिल्लाकर कहता है कि अगर ऐसे ही शोर मचाया तो मारी देवता आ जाएंगे और गांव वालों को भी पता चल जाएगा। फिर ना पैसा बचेगा ना आजादी, जेल तो अलग से होगी। वर्धा की बात सुनकर मुखिया और गड्ढा दोनों समझ जाते हैं कि अभी लड़ना ठीक नहीं है। सब कुछ मिलकर एक गुप्त योजना बनाते हैं कि पहले लड़कों की मदद से खजाना बाहर निकालेंगे और बाद में उन्हें धोखा देकर खजाना अपने पास रख लेंगे। इसलिए मुखिया और गड्ढा वर्धा की टीम को कहते हैं कि चलो सब मिलकर संदूक बाहर निकालते हैं। वर्धा के दोस्त संदूक उठाने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत भारी होता है, पर फिर भी वो किसी तरह उसे उठाकर जंगल से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं। इस बीच तेज हवा चलने लगती है। सबको महसूस होता है कि उनके आसपास कोई मौजूद है। फिर घुंघरू जैसी आवाजें सुनाई देती हैं और माहौल अचानक से डरावना हो जाता है। वर्धा के दोस्त घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता है मारी देवता आ गए। डर के कारण वो संदूक को जमीन पर रख देते हैं। जब वो दोबारा संदूक उठाने की कोशिश करते हैं तो वो हिलता तक नहीं। अब उन्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि ये सब मारी देवता की वजह से हो रहा है। इस पर मुखिया कहता है कि शायद देवता बलि मांग रहे हैं और वो बिना बलि दिए खजाना ले जाने की कोशिश कर रहे थे। सबको ये बात सही लगती है और वो तय करते हैं कि संदूक को पास में ही जमीन में दबा देंगे और अगली सुबह बलि का इंतजाम करके फिर से आएंगे। वो संदूक को वहीं दफना देते हैं जहां पुजारी का घर था और जगह पहचानने के लिए एक पत्थर रख देते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि पास में खड़ी भैंस के रूप में शायद मारी देवता सब देख रहे थे। इसके बाद वो लोग थोड़ा आगे जाकर सो जाते हैं, पर किसी को नींद नहीं आती। सबको डर लग रहा होता है कि कहीं कोई खजाना चुरा न ले। रात में वो बलि देने के लिए एक बकरा भी ले आते हैं और फिर से उसी जगह लौटते हैं। उनका इरादा होता है कि जैसे ही संदूक निकलेगा वो वहीं बलि दे देंगे। वो गड्ढा खोदना शुरू करते हैं, लेकिन गड्ढा खुलने पर सब दंग रह जाते हैं। संदूक पूरी तरह से गायब हो चुका होता है। वो चिल्लाने लगते हैं कि खजाना कहाँ गया। उसी घबराहट में बकरा भी भाग जाता है। तभी पुजारी के घर की लाइट जलती है और वो बाहर आ जाता है। ये देखकर सभी लोग झट से छुप जाते हैं। पुजारी के अंदर जाने पर वो वापस बाहर निकलते हैं और आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। हर आदमी दूसरे पर खजाना चुराने का आरोप लगा रहा होता है। अगली सुबह सब मिलकर बैठते हैं और सोचते हैं कि आखिर खजाना कौन ले जा सकता है। तभी उन्हें याद आता है कि रात को 7 बजे दया थोड़ी देर के लिए कहीं गया था और 8 बजे वापस लौटा था। अब सब लोग दया पर शक करने लगते हैं। वर्धा भी अपने दोस्त से पूछता है कि क्या उसने खजाना चुराया। दया ये सुनकर टूट जाता है। वो कहता है कि उसने जान जोखिम में डालकर वर्धा की मदद की और अब उसी के ऊपर शक किया जा रहा है। वो गुस्से में कहता है कि उसे ये पैसा नहीं चाहिए और वो वहां से चला जाता है। इसी बीच गांव में हलचल मच जाती है। मंदिर का पुजारी चिल्ला रहा होता है कि मंदिर की बलि वाली बकरी चोरी हो गई है। ये सुनकर वर्धा और उसकी टीम समझ जाती है कि वो गलती से मंदिर की ही बकरी को ले आए थे। पुजारी कहता है कि ये अपशगुन है और देवता श्राप देंगे। रात को दया अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी जंगल की तरफ से किसी के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। दया का पिता डर के मारे उसे अंदर ले जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। सुबह होने पर गांव वाले देखते हैं कि वर्धा का सबसे करीबी दोस्त दया एक पेड़ से लटका हुआ है। कोई ये नहीं समझ पाता कि उसने खुद अपनी जान ली या किसी ने उसे मार दिया। उसके माता पिता और वर्धा फूट फूट कर रोते हैं। वर्धा को बहुत पछतावा होता है कि उसने अपने सच्चे दोस्त पर शक किया और शायद उसी की वजह से ये हादसा हुआ। वो वर्धा, गड्ढा, मुखिया और बाकी को अलग ले जाकर कहता है कि उसे सब पता है कि वो jंगल में खजाना ढूंढ रहे थे और दया की मौत के जिम्मेदार वही लोग हैं। वो कहता है कि उन्होंने खजाना ढूंढ लिया है, इसलिए अगले हफ्ते तक उसे उसका आधा हिस्सा चाहिए, वरना वो गांव वालों और सरकार को सब बता देगा।
अब ये लोग दोहरी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर ऑफिसर का मुंह बंद करना है तो खजाना ढूंढना पड़ेगा, और अभी तक किसी को पता ही नहीं कि खजाना कहाँ गया। वो बकरी ढूंढने का बहाना बनाकर जंगल की तरफ लौटते हैं ताकि असली खजाने को ढूंढ सकें। अब उन्हें शक होता है कि शायद खजाना पुजारी ने चुराया होगा, क्योंकि संदूक उन्होंने पुजारी के घर के पास ही दफनाई थी। इसलिए वो लोग चुपके से पुजारी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पुजारी एक कसाई की दुकान पर जाता है और वहां से गोश्त लेता है। ये देखकर सबका शक और गहरा जाता है कि शायद खजाना उसी ने लिया है और वो बलि देने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बाद में साफ हो जाता है कि वो सिर्फ किसी दूसरी पूजा का सामान ले रहा था। तभी पुजारी उनकी तरफ देख लेता है और पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहे। वो लोग खजाने की बात छुपाने के लिए कहते हैं कि पुजारी जी बस पीतल का लोटा खो गया है और उसे ढूंढ रहे हैं। पुजारी ध्यान लगाकर कहता है कि वो सिर्फ पीतल का लोटा नहीं है, बल्कि उसके अंदर कई सिक्के भी रखे हैं। वो उन्हें एक दिशा बताता है और कहता है कि वहां जाओ तो मिल जाएगा। रात को गांव वाले देखते हैं कि एक भैंस जिसके गले में घुंघरू बंधे हैं वो पूरे गांव के चक्कर लगा रही है। ये वही भैंस थी जो जंगल में देखी गई थी। अब गांव वाले भी डर जाते हैं। अगले दिन पुजारी मुखिया के घर पंचायत बुलाता है। वो कहता है कि जंगल में कुछ गलत हुआ है। मारी देवता भैंस बनकर चेतावनी दे रहे हैं और दया की मौत भी शायद इसी श्राप का नतीजा है। इसलिए शाम को सबको प्रायश्चित करना होगा और पूजा करनी होगी। तभी वो पुजारी जिसके अंदर देवता आते हैं वो मशाल लेकर जंगल की तरफ दौड़ने लगता है। सब उसके पीछे भागते हैं। पुजारी सीधे उसी जगह पहुंचता है जहां से खजाना गायब हुआ था। गांव वाले ये सब देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि किसी ने कदम्ब वंश का खजाना चुराने की कोशिश की है, और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में गांव वाले मंदिर के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई खजाने के पीछे पड़ा था और इसी वजह से रात भर देवता गांव के चक्कर लगा रहे हैं। ये सुनकर वर्धा और उसकी टीम घबरा जाती है, लेकिन मुखिया चालाकी से बात घुमा देता है और कहता है कि पहले मंदिर की खोई बकरी को ढूंढना चाहिए और उसकी बलि देनी चाहिए ताकि देवता शांत हो जाएं। तभी फॉरेस्ट ऑफिसर फिर से वहां आता है और अपना हिस्सा मांगने लगता है। ये सुनकर वर्धा गुस्से में आ जाता है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑफिसर को किडनैप कर लेता है और उसे एक अलग जगह ले जाकर बांध देता है। फिर एक हफ्ता बीत जाता है और पास के गांव में पारंपरिक नृत्य का एक बड़ा कार्यक्रम होता है। वर्धा और उसके दोस्त भी वहां जाते हैं क्योंकि दया ऐसे डांस प्रोग्राम में हिस्सा लेना पसंद करता था। वर्धा भी परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार हो जाता है। डांस के बीच में ही वर्धा अचानक रुक जाता है क्योंकि उसे भीड़ में अपने दोस्त दया की आत्मा दिखती है। दया की आत्मा उससे पूछती है कि उसने उसे क्यों मारा। वर्धा डरकर डांस रोक देता है। डांस खत्म होने के बाद वर्धा की नजर दया की गर्लफ्रेंड पर पड़ती है जो बुर्का पहनकर कहीं जा रही होती है। ये देखकर उसे शक होता है क्योंकि वो लड़की हिंदू थी। अब वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो एक दुकान पर जाकर एक पुराना सोने का सिक्का बेचने की कोशिश कर रही है। अब वर्धा उसे पकड़ लेता है क्योंकि ये सिक्का बिल्कुल उसी तरह का था जैसा खजाने के संदूक से निकला था। डर के मारे वो लड़की बताती है कि ये सिक्का उसे दया ने दिया था। ये सुनकर वर्धा हैरान रह जाता है। वो रात को दया के घर जाता है और वहां आसपास मिट्टी हटाकर देखने लगता है तो उसे जमीन के नीचे दबे हुए कुछ और सोने के सिक्के मिल जाते हैं। इससे साफ हो जाता है कि खजाना दया ने ही चुराया था। इतने में वहां पर गधा आकर वर्धा को ये सब करते हुए देख लेता है। अगले दिन गधा वर्धा के बाकी दोस्तों के पास जाता है और उन्हें भड़काता है। वो कहता है कि वर्धा ने खजाना ढूंढ लिया है और अब वो सारा खजाना अकेले रखना चाहता है। ये सुनकर वर्धा के दोस्त गुस्सा हो जाते हैं और सीधे वर्धा के पास जाकर उससे सवाल करने लगते हैं। वर्धा उन्हें दया की गर्लफ्रेंड के पास ले जाकर सच बताता है कि खजाना दया ने चुराया था। तभी दया की गर्लफ्रेंड एक और राज खोलती है। वो बताती है कि दया की मौत वाले दिन वो उससे मिलने गई थी क्योंकि उसके घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। वो बस ब्रेकअप करने गई थी। वो बताती है कि जब वो दया से मिलकर वापस आ रही थी तो उसने दया को आखिरी बार गधा की गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा था। ये सुनते ही सबको लगता है कि गधा ने ही खजाने के लालच में दया को मार दिया है। उन्हें पता चलता है कि गधा का ट्रांसफर हो रहा है और वो गांव छोड़कर जा रहा है। ये लोग दौड़कर उसकी जीप को रोक लेते हैं। वर्धा उसे एक थप्पड़ मारता है और पूछता है कि क्या उसने दया को मारा है। गधा कसम खाकर कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। वो अपना ट्रांसफर ऑर्डर दिखाता है और कहता है कि मैं बस इस झमेले से दूर जाना चाहता हूँ। मेरे पास कोई खजाना नहीं है, ना ही मैं किसी को मारूंगा। ये सुनकर वर्धा को यकीन हो जाता है कि गधा सच बोल रहा है। रात को गांव में पूजा होती है। वर्धा, मुखिया, पुजारी और बाकी लोग देवता के सामने कबूल करते हैं कि उन्होंने खजाने को लेने की कोशिश की थी, लेकिन अब उनके पास खजाना नहीं है। तभी देवता का रूप लिए पुजारी कहता है
कि जिस चीज को तुम लोग खजाना समझ रहे थे वो असली खजाना था ही नहीं, वो तो सिर्फ एक भ्रम था। असली खजाना कहाँ है ये सिर्फ मुझे पता है। ये कहकर पुजारी जंगल की तरफ दौड़ने लगता है और बाकी लोग उसके पीछे जाते हैं। कुछ ही देर में पुजारी अपने घर में घुस जाता है और वहाँ एक बड़ा सच सामने आता है। घर के अंदर उसका अपना बेटा असली खजाने के संदूक के साथ बैठा होता है। वो अपने पिता को देवता के रूप में देखकर डर जाता है और सच बता देता है। असल में खजाना चुराने वाला पुजारी का बेटा था और जो लड़की दया की गर्लफ्रेंड बताई जा रही थी, असल में वो पुजारी के बेटे की गर्लफ्रेंड थी। दोनों ने मिलकर पूरा प्लान बनाया था ताकि सारा खजाना उनके पास रह सके। उन्होंने दया को फंसाया था। तभी आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की टीम आती है, जिसे शायद गढ़ा या फॉरेस्ट ऑफिसर ने बुलाया था। वो लोग सारा खजाना जब्त कर लेते हैं और पुजारी के बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर लेते हैं। मुखिया उनसे विनती करता है कि खजाने की कोई निशानी गांव में रहने दो, पर सरकारी लोग मना कर देते हैं। उनके जाने के बाद वर्धा अपनी जेब से वो सोने का सिक्का निकालता है जो उसे उस लड़की के पास से मिला था। वो उसे मुखिया को दे देता है। मुखिया खुश होकर कहता है कि अब वर्धा की बहन की शादी धूमधाम से होगी और वो मदद करेगा। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की टीम खजाने को गाड़ी में लेकर पहाड़ी रास्ते से जा रही होती है। वो लोग पास की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकते हैं। तभी पहाड़ के ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरता है और पूरा पहाड़ खिसक जाता है। उनकी गाड़ी और सारा खजाना मलबे के नीचे दब जाता है। ऑफिसर गड़ा ये सब देखकर हैरान रह जाता है। तो इस तरह कोई भी जंगल से सोना बाहर नहीं ले जा पाते और खजाना वहीं पर रह जाता है जहाँ की वो असली अमानत था। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।